हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 16 से उसके आगे के क्वेश्चन। यह जो बैच आपका चल रहा है वो रेलवे के सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो लगातार इस बैच के अंदर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप इसके पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पीछे के क्लासेस को देख सकते हैं। देखिएगा, यह क्वेश्चन आपका रेकरिंग से है 0.424। इसको PYQ के रूप में हमें व्यक्त करना है। इस क्वेश्चन में क्या है 0.424 और यह जो सिंबल है जिसको हम लोग रेकरिंग का सिंबल बोलते हैं या फिर इसको बार का सिंबल भी हम लोग बोलते हैं, यह किसके ऊपर है 2-4 के ऊपर है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है? इस सिंबल का मतलब होता है कि जिसके ऊपर भी यह सिंबल है वह लगातार यानी कि बार बार आ रहा होगा। कहने का मतलब 0.42424242424 कितनी बार आया होगा? यह अनंत बार आया होगा, इनफाइनाइट टाइम्स। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 0.3 और 3 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा 0.3 जो है वह कितनी बार आया होगा? यह 3 जो है वो अनंत बार आया होगा। तो जब तक कोई नंबर अनंत बार नहीं आता है तब तक उसके ऊपर यह सिंबल हम लोग नहीं लगाते हैं। तो इस सिंबल का सीधा सा मतलब है कि इसमें क्या होगा 2-4 रिपीट कर रहा होगा। अब इसको जो है भिन्न के रूप में बदलने का तरीका क्या होता है? तो अगर दशमलव के पहले 0 है तो दशमलव अब 0 से कोई मतलब नहीं है, पूरा का संख्या मानिए। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा 424। जो पूरा है पूरा यहाँ देख रहे हैं, इसको एक संख्या बनाइए। अब आप क्या करिए कि इसमें से, इस पूरे में से उस नंबर को घटा लीजिए जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है? 4 के ऊपर नहीं है। तो 4 को इसमें से घटा लीजिए यानी कि हटा लीजिए। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा होगा। क्या करना है? सबसे पहले पूरे को संख्या मानना है और इसमें से उसको घटा लेना है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है। और अब क्या करेंगे हम लोग बट्टा में? रेकरिंग हटाने का यही तरीका है कि जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखना है और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0। तो यहाँ देखिए 2 नंबर के ऊपर रेकरिंग है तो 2 बार हम लिखेंगे 9 और 1 नंबर के ऊपर रेकरिंग नहीं है तो 1 बार लिखेंगे 0। बस इसको सोल्व करेंगे, आंसर हम लोग का आ जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। जितने संख्या के ऊपर रेकरिंग होगा बट्टा में उतना 9 लिखना है और जितना के ऊपर रेकरिंग नहीं होगा बट्टा में उतना 0 लिखना है। रेकरिंग को बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ा भी चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर रेकरिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर के वीडियोज़ को देख कर जो है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। 424 में से 4 माइनस करिएगा तो यहाँ 420 हो जाएगा। बट्टा में क्या होगा आपका? बट्टा में 990 हो जाएगा। सोल्व इसको करते हैं, 0 से 0 कैंसिल होगा देखिए, और अगर 3 से काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 33, 93, यही तो होगा। तो 14/33 यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 14/33 विकल्प बी। देखिए आराम से चीज़ों को अच्छे तरह से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और हर सेट में 2-2 क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखने को मिलेगा। हमने पहले भी आपको बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से पूरे डिटेल में जो है हम पढ़ा रखे हैं, जो आसानी से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो जाकर के इस टॉपिक के कंप्लीट वीडियो को देख सकते हैं। यह क्वेश्चन तो आपका बहुत ही सिंपल है। यहाँ क्या बोला है? इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा। अच्छा, इसके मूल को हम लोग किससे दर्शाते हैं? एक मूल को अल्फा से और दूसरे मूल को हम लोग बीटा से दर्शाते हैं। मूल का मतलब क्या होता है? जब आप इसको सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा। कितना वैल्यू निकलेगा? x का 2 वैल्यू निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरली सॉल्यूशन का संख्या 2 होता है, तो इसका 2 हल निकलेगा। इसमें से एक हल यानी x का जो एक वैल्यू होगा उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं और दूसरा वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। इस क्वेश्चन में यही बताना है कि x का जो दोनों वैल्यू निकलेगा उसका गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, क्या होता है? C/A। इसमें a कौन होगा, b कौन होगा, c कौन होगा? तो जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा यानी जो एक्स स्क्वायर के गुना में होगा वह a का मान, जो x के गुना में होगा वह b का मान और जो कांस्टेंट होगा वह c का मान। तो c का मान कितना है? इस बार 6 है, चिन्हों के साथ लीजिएगा। बट्टा a के स्थान पर जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा यानी 3, तो 6/3 आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर आपका इस क्वेश्चन का 2 हो जाएगा। मान लीजिए आपसे पूछ लिया होता कि भाई आप हमें ना मूलों का योगफल बता दो। तो मूलों का योगफल क्या होता है? -b/a होता है। तो b का मान देखिए तो कितना है? पहले तो यहाँ माइनस लगाइए। b का मान कितना है? सर b का मान है -13, तो b के जगह हम रखेंगे अब -13। माइनस तो यह फॉर्मूला वाला हो गया और b के जगह -13 और बट्टा a का मान कितना है? सर a का मान 3 है। यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी +13 बट्टा कितना? +13/3
यह हो जाएगा इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों का योगफल। योगफल निकालना होगा यह वाला फॉर्मूला, गुणनफल निकालना होगा यह फॉर्मूला, और ABC कौन होता है हमने आपको बताया है। पीछे क्लास में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था। हर सेट में 2-2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए यह क्वेश्चन क्या है। बोला यह गया है कि यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है तो वह जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है। जन्मदिन पार्टी यानी कोई एक डेस्टिनेशन है जहां पहुंचने में इसको 20 मिनट की देरी होती है। कब 20 मिनट की देरी होती है? जब रीना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिए इस रफ्तार से जब चलकर जाती है ना, तो इस रफ्तार से चलकर जाने में इसको 20 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, 20 मिनट की देरी यानी 20 मिनट यह लेट हो जाती है। फिर यह क्या करती है? फिर आगे बोला गया है, अब सोच रही है वह कि यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी 3 किलोमीटर प्रति घंटा से गई है ना, तो देरी हो गया इसको, तो अब सोच रही है यह कि अगर स्पीड बढ़ा के हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तब क्या होगा? तब वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। क्या होता है? 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी 30 मिनट अर्ली। देखिए सब जो है आपका टाइप है क्वेश्चन का, और हर टॉपिक में निश्चित टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क में टोटल 8 टाइप का क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस एक बड़ा टॉपिक है, तो टोटल 10 टाइप का क्वेश्चन, 12 टाइप का क्वेश्चन। तो जब आप हर टाइप के क्वेश्चन को बना लेते हैं तो फिर यहाँ पे आपको समस्या नहीं होती है। उसी में से देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक टाइप है, जब कंप्लीट फाउंडेशन बैच आप करते हैं तो वहाँ पे एक टाइप है जहाँ पे हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ समझिएगा करना क्या है। पहले तो क्वेश्चन हम आपको अच्छे से समझा लेते हैं दोबारा से, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सवाल यह है कि रीना जो है अपने जन्मदिन पार्टी में जा रही है। ठीक है, किसी के जन्मदिन पार्टी में जा रही है मतलब कोई एक डिस्टेंस तय कर रही है। जब वह दूरी को इस चाल से तय करती है तो 20 मिनट की देरी हो जाती है। 20 मिनट देरी कहने का मतलब जो भी नियत समय होगा उसके 20 मिनट बाद। अगर मान लीजिए कि 8 बजे का समय होगा तो यह पहुंचती होगी 8:20 में। अगर 7 बजे का समय होगा तो यह पहुंचेगी 7:20 में। फिर क्या किया? अगला दिन अपना स्पीड बढ़ा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर ली। अब क्या होता है? अब यह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है, यानी टाइम अगर 8 बजे है तो अब 7:30 में ही पहुंच जाती है। जो भी समय है उससे आधा घंटा पहले। हमें क्या बताना है? इन स्थान के बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए हमेशा ऐसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का उपयोग करिएगा आप। दूरी यानी कि डिस्टेंस बराबर यहाँ लिखेंगे AB/A-B गुना T। बहुत सिंपल वे में आप ऐसे क्वेश्चन को इस फॉर्मूला की मदद से सोल्व कर सकते हैं, और 2-3 बार अगर इस फॉर्मूला का अभ्यास करिएगा तो याद भी हो जाएगा। क्या यूज करना है? AB/A-B गुना T। इस फॉर्मूला का उपयोग डिस्टेंस निकालने के लिए आपको तब करना है जब किसी निश्चित दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए। देखिए एक बार तो चाल इतना है, अगला बार चाल इतना है। जब किसी निश्चित दूरी को यानी एक समान दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय किया जाए और दोनों बार लगे समय में डिफरेंस दे रखा हो, लगे समय में अंतर दे रखा हो। जैसे देख लीजिए 20 मिनट देरी और 30 मिनट पहले, इसका मतलब समय में क्या दे रखा है? अंतर। अब अंतर यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 20 मिनट देरी और 30 मिनट पहले जो समय लगा है उसमें अंतर हो जाएगा 50 मिनट का। किसका अंतर हो जाएगा? 50 मिनट का। यह अंतर कैसे निकालते हैं हम रिपीट कर रहे हैं। जब लेट और अर्ली यानी देरी और पहले रहे, 2 रंग रहे तो अंतर जोड़कर निकालेंगे। 2 रंग रहने पर अंतर जोड़कर, और 1 रंग रहने पर अंतर घटा करके। क्यों ऐसा करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 9 बजे या 20 मिनट देरी हुआ तो हम नियत समय मान लेते हैं कि नियत समय है 7 बजे। नियत समय कितना है? 7 बजे। हम मान लिए कि जन्मदिन पार्टी में 7 बजे पहुंचना था, 20 मिनट देरी हो गया, इसका मतलब 7:20 में पहुंची होगी। ठीक है, आगे चलिए। अगला बार स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर क्या हुआ है? 30 मिनट अर्ली, यानी अगर नियत समय 7 बजे है तो 6:30 में ही पहुंच गई होगी। अब इस दोनों समय में देखिए तो कितना का अंतर है? 6:30 और 7:20 में अंतर कितना का? 50 मिनट का। देख लीजिए डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकाल रहे हैं घटा करके। जो डायरेक्ट यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर लेट अर्ली है तो अंतर जोड़कर। कोई जरूरी नहीं है 7 बजे ही, कोई भी समय लीजिए। अगर 8 बजे समय लेते हैं नियत समय तो यह पहुंची होगी 20 मिनट देरी से, यानी 8:20 में, और आधा घंटा पहले यानी कि 7:30 में। यहाँ भी देख लीजिए अंतर कितना का? यहाँ भी अंतर आपका 50 मिनट का। तो सीधे सीधे आपको यह देखना है कि लेट और अर्ली अगर 2 रंग है तो अंतर हम जोड़ लेंगे, और अगर 1 रंग है तो अंतर कैसे निकालेंगे? अंतर हम लोग घटा करके निकालेंगे। अब वापस आइए फॉर्मूला पे आते हैं। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग
हर उस जगह पे आपको करना है जहाँ पे किसी निश्चित दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करने में लगे समय में अंतर दे रखा हो। जहाँ पे ए के स्थान पर रखना है पहला स्पीड, बी के स्थान पर दूसरा स्पीड, और नीचे में दोनों स्पीड का अंतर रखना है, यानी दोनों में से जो बड़का होगा उसमें से छोटका घटाइएगा, माइनस में नहीं लीजिएगा। और यहाँ पे टाइम कौन सा लेना है, टाइम लेना है जो डिफरेंस वाला, समय का जो अंतर दे रखा होगा उसको लेना है। ठीक है, अब आइए सोल्व करते हैं। ए के जगह पहला स्पीड क्या है 3 है, बी के जगह दूसरा स्पीड क्या है 4 है, बट्टा ए माइनस बी, यानी इन्हीं दोनों का अंतर कितना का 1 का। 3 माइनस 4 करिएगा तो -1 आएगा, तो माइनस नहीं लेना है प्लस लेना है। और गुना टाइम, टाइम कितना है, टाइम अंतर वाला समय लेना है 50 मिनट। तो ऐसा करो ना, 50 मिनट है ना, इसमें 60 से भाग कर लो ताकि आवर में यह कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ भी घंटा के रूप में है, तो जो समय आपका मिनट के रूप में आया है उसको भी आप घंटा में कन्वर्ट कर लीजिए। यूनिट आपका सेम रहना चाहिए, नहीं था तो यहाँ पे हम सेम कर लिए। अब इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। 0 से तो पहले 0 काटिए, ऊपर गुना करिए, 3 चौके 12, 5 60, 60 में 6 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यही 10 किलोमीटर जो है वह डिस्टेंस हो जाएगा। मन ही मन इस क्वेश्चन को सोल्व करना था, सिर्फ इतना काम करना था। हमें चूंकि समझाना था इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को हमें लिखना पड़ा, बताना पड़ा। आपके लिए सिर्फ इतना कैलकुलेशन होना चाहिए, और वह भी मन ही मन। इससे ज़्यादा अगर आप करते हैं फिर आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए सवाल क्या है, यह क्वेश्चन आपका एवरेज एरर का है। एक बात का ध्यान रहे कि माध्य बोला जाए या एवरेज बोला जाए, कहने का मतलब औसत और माध्य दोनों एक ही चीज़ होता है, दोनों के निकालने का तरीका एक ही होता है। जैसे मान लीजिए 2 संख्याओं का अगर माध्य निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग, 3 संख्याओं का निकालना होगा तो तीनों को जोड़ करके 3 से भाग, 10 संख्या का निकालना होगा तो 10 को जोड़ करके 10 से भाग। यहाँ बोला है कि 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया। माध्य कहने का मतलब 36 संख्या का औसत कितना है, औसत अभी 42 है। माध्य को हम औसत ही लिखते हैं अभी, ठीक है। माध्य से भी क्वेश्चन आएगा ऐसा, औसत से भी क्वेश्चन आएगा। एवरेज कितना है, एवरेज आपका 42 लिखा गया है, दोनों सेम ही होता है, कंफ्यूज मत करिएगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला, अच्छा 36 संख्या का औसत है। 36 संख्या का औसत कैसे निकाला होगा, 36 संख्या को जोड़ करके 36 से भाग। औसत का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। योग में अगर आंकड़ों की संख्या से भाग करते हैं औसत निकल जाएगा। 3 संख्या का योग है 3 से भाग कर लीजिए औसत, 10 संख्या का योग है 10 से भाग कर लीजिए औसत, 20 संख्या का योग है 20 से भाग कर लीजिए औसत, 36 संख्याओं का योग है 36 से भाग कर लीजिए, औसत निकल जाएगा। तो औसत जो यहाँ 42 निकाला गया है 36 संख्याओं का, सभी 36 संख्याओं को जोड़ करके उसमें 36 से भाग किया होगा। आगे बोला कि बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को भूलवश 41 पढ़ लिया गया। ये जो औसत निकाला है इसमें बाकी तो ठीक है, लेकिन एक जगह गड़बड़ी हो गया। सही नंबर था 47 और उसके जगह कितना ले लिया गया, 41 ले लिया गया। अब बताइए कि दी गई संख्याओं का सही माध्य क्या होगा। अब सोचिए आप जरा सा कि यह जो आप माध्य देख रहे हैं वो सही माध्य है, नहीं, यह तो गलत माध्य है, यह गलत औसत है। अब आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, सही औसत निकालना है। जो औसत है वह सही औसत नहीं है, सही औसत अब आपको निकालना होगा। इसमें या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तब जाकर के सही औसत निकलेगा। अब इस पे निर्भर करता है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि 36 में से 35 संख्या को ठीक ठीक जोड़ा, लेकिन एक संख्या जो था वास्तव में 47 उसके जगह 41 ले लिया। तो 47 के जगह अगर 41 लेगा तो क्या हो जाएगा, 6 का कमी हो जाएगा। सभी संख्याओं के योग में कितना का कमी हो जाएगा, 6 का कमी हो जाएगा। तो सभी संख्याओं के योग में हो गया 6 का कमी। अच्छा, योग में 6 का कमी हो गया तो औसत में कितना का कमी, तो योग को औसत में बदलने के लिए नंबर ऑफ डाटा से भाग कर लीजिए। तो 6 में कितना से भाग कर लेंगे, 36 से भाग कर लेंगे, औसत निकल जाएगा। 47 के जगह पे 41 लिखा, यानी कितना कम लिखा, 6 कम लिखा है। तो योग में सभी संख्याओं के योग में 6 का कमी हो गया। तो जब योग में 6 का कमी है तो औसत में कितना का कमी, तो बस नंबर ऑफ डाटा से भाग कर लीजिएगा। आंकड़ों का योग इतना है, इसमें आंकड़ों की संख्या से भाग कर लीजिए। इसको औसत में बदलना है तो आंकड़ों की संख्या से भाग कर लेंगे। तो इतना का कमी है औसत में, तो इतना का जब कमी है औसत में तो सही औसत निकालने के लिए पुराना वाला में इतना हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि इतना का कमी है तो जितना जोड़िएगा तभी तो सही औसत निकलेगा। आप बोलोगे कि 2 रुपया कम है, जितना आप दिए उसमें 2 रुपया कम है, तो 2 रुपया और देना पड़ेगा तभी तो सही औसत निकलेगा। हम बोलेंगे कि इसको काउंटिंग करो क्या है, आप बोलेंगे 5 रुपया ज़्यादा है, तो 5 रुपया ज़्यादा है तो क्या करिएगा, उसमें से 5 रुपया घटाइएगा। 5 रुपया कम रहने पर क्या करिएगा, 5 रुपया जोड़िएगा सही करने के लिए। तो उसी तरीके से सही औसत 42 नहीं था, इसमें कुछ कमी या वृद्धि था, जो यहाँ से पता चला कि 47 के जगह 41 लिखा तो कम लिखा है ना, इसका मतलब इस औसत में कमी होगा। तो कमी है तो इतना जोड़ेंगे तो सही औसत निकल जाएगा। अब इसको काटिए तो क्या वैल्यू आता है, 6 से काटिएगा 6
36 हो जाएगा। साथ में देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, सबसे पहले तो हम पॉइंट देंगे क्योंकि एक बचा है ना, 6 कम 6, 6 गुना 6 36। अब 6 से भाग करिएंगे, दशमलव दिए 10 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, 6 गुने 6 36, 0.16। तो 42 में प्लस 1 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42.16। यही आपके क्वेश्चन का आंसर 42.16, यानी विकल्प डी करीब का आंसर चुनेंगे। 42 आगे देखिए 1 6 के बाद फिर 6 आता जाएगा तो हम लिख सकते हैं 42.17। तो करीब वाला आंसर हम लोग चुन लिए विकल्प डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, यह क्वेश्चन आपका ग्राफ से दे रखा है। बोला है निम्नांकित ग्राफ की तालिका 3 परीक्षा 1, 2 और 3 में 3 व्यक्ति एबीसी के द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है। अगर ग्राफ से पढ़ने में दिक्कत हो तो यहाँ डाटा दे रखा है। देखिए 3 स्टूडेंट है, 3 व्यक्ति है ए, बी और सी, और 3 टेस्ट है, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, 3 परीक्षा में। ए में देखिए इसका मार्क्स है 45 पहले परीक्षा में, दूसरे में 50, तीसरे में 75। बी का देख लीजिए 35, 65 और 80, और सी का 40, 45 और 65। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। बोला यदि परीक्षा 1 और 2 दोनों 80 अंक का, देखिए पहला जो टेस्ट है ना कितने अंक का है, 80 अंक का है, और दूसरा भी 80 अंक का है। ठीक है भाई, आगे देखिए, और परीक्षा 3 जो है वह आपका 100 अंक का, और तीसरा जो टेस्ट है ना वह 100 अंक का। यह टोटल पूर्णांक दे रहा है। पहला परीक्षा है आपका 80 अंक का, 80 में इसको 45 आया है। दूसरा आपका क्या है 80 नंबर का, 80 में इसको इतना आया है, और तीसरा 100 नंबर का है, 100 में इतना आया है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला है। तो सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए और सी के प्राप्तांकों में कितने प्रतिशत का अंतर, हमें क्या बताना है, ए और सी के प्राप्तांकों में प्रतिशत अंतर। तो पहले आप ए का मार्क्स निकालिए कि ए को टोटल कितना मार्क्स आया, फिर आप सी का मार्क्स निकालिए और फिर प्रतिशत अंतर निकाल लीजिएगा। तो ए का नंबर देखिए तो कितना है, पहला टेस्ट में 45 फिर 50, तो 45 और 50 95 और 75, 95 में 75 जोड़िएगा 170 हो जाएगा। तो ए का जो मार्क्स होगा वह आपका 170 है तीनों में मिला करके। और सी का देखिए 40 और 45 कितना हो जाएगा 85, और 85 में 65 जोड़िएगा 150 हो जाएगा। तो 150 हो गया सी का मार्क्स। निकालना क्या है, प्रतिशत अंतर। प्रतिशत अंतर कैसे निकालेंगे आप बताइए कि वास्तव में अंतर कितना का, तो 170 है इसका और 150 है इसका। तो ए और सी के मार्क्स में अंतर हो गया आपका 20 का। अब इसको प्रतिशत में बदलिए, 20 का अंतर कितना पे है, कुल कितने नंबर का एग्जाम हुआ है तीनों, देखिए 80 80 160 और 100 260 का, यानी जो 20 का अंतर आया है ना वह कुल आपका 260 पे आया है। प्रतिशत में कितना का गुना कर लेंगे हम लोग 100 से। ए और सी के मार्क्स में जो अंतर है, प्राप्तांक में जो अंतर है वह कितना का है 20 का। हमें क्या बताना था, दोनों के मार्क्स का प्रतिशत अंतर, तो रियल अंतर 20 का, और यह जो 20 का अंतर आया है वह टोटल कितने मार्क्स पे आया है, सर टोटल 80 80 160 और 100 260 नंबर का एग्जाम हुआ है तीनों टेस्ट मिला करके, इस पे आया है। परसेंटेज हमेशा जब भी निकालिएगा तो यह देखना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में उसको बट्टा में लिखना होता है। अब आइए इसको सोल्व करते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 से तो पहले 0 काटिए, 2 से काटिएगा 13 हो जाएगा, और 13 से अगर 100 में भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 13 सते 91, 9 बचेगा, दशमलव देंगे 90, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78, 7.6% हमारा आंसर हो जाएगा, 7.6%। चलिए देखिए यहाँ पे 7 दशमलव कितना आंसर हो जाएगा आपका, 7 दशमलव, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए तो 7.6% आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प ए जो है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे 7.6 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए यह एक बैच है हमारा, ब्रह्मास्त्र बैच चल रहा है, जो कि आपका मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर है। इस बैच के अंदर सारे लेटेस्ट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, खास तौर से 2022 और 23 के अंदर जो एग्ज़ाम आपके हुए हैं, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो है वह इस बैच के अंदर डाला गया है। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। इसके अंदर जो पुराना वाला हमारा फाउंडेशन बैच है उसका सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाता है, साथ ही साथ इस बैच का जो आपका डाटा है वह तो आपको मिलेगा ही। तो आप जाकर के मैथ्स वाटिका 2.0 से इस बैच को परचेज कर सकते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, 3 का पावर 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 3 का पावर 2। जब भी पावर के ऊपर पावर हो और ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुणा करते हैं। तो नंबर 21 का यहाँ सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए क्या है। नंबर 21 का 3 का पावर 2 का पावर 3 है, तो बेस को आप लिखिए, पावर को आपस में गुणा कर लीजिए, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। आगे देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए बेस कितना है 2,
और पावर के ऊपर पावर, तो पावर का आपस में गुना, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 का पावर 6, 3 तिया 9 तिया 27, 81, 243, 729, तो 3 का पावर 6 हो जाएगा 729 और 2 का पावर 6 हो जाएगा 64, 9 4 13, यानी कि 793 आपका यहाँ पे आंसर इस क्वेश्चन का होगा। विकल्प डी, पावर के ऊपर पावर ब्रैकेट लगा रहे तो पावर का आपस में गुना करिएगा, 3 का स्क्वायर मत करिएगा, 3 दूना 6, 2 तिया 6, यहाँ 3 का पावर 6, यहाँ 2 का पावर 6, दोनों को जोड़ लेना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार से है कि कोई 3 बिंदु संरेख नहीं है। 4 बिंदु है, कितना बिंदु है 4 बिंदु है, और संरेख नहीं है मतलब एक रेखा में कोई 3 बिंदु नहीं है। इनसे होकर कितनी रेखा कितनी खींची जा सकने वाली भिन्न रिजु रेखाओं का संख्या, सीधी रेखा का संख्या आपको बताना है कि कितना रेखा खींचा जा सकता है। देखिए 4 बिंदु हम ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे ले लिए, ठीक है, इसी तरह से एक हम लोग यहाँ पे ले लिए। कोई जो है ना, ध्यान रखना है कि कोई सीधी रेखा में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से कोई 3 सीधी रेखा में नहीं है, देख लीजिए कोई 3 सीधी रेखा में यहाँ पे नहीं है। अगर ऐसा लग रहा होगा तो इसको हम इधर ले लेते हैं, कहीं भी ले लेते हैं, कोई 3 सीधी रेखा में नहीं है। अब चलिए इससे होकर के कितना रेखा आप खींच सकते हैं, तो देखिए पहला हम इस दोनों को मिला करके 1, फिर देख लीजिए इस दोनों को मिला करके 2, फिर इस दोनों को मिला करके 3, फिर इस दोनों को मिला करके 4, 4 तो ऐसे खींच सकते हैं। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो 1 5 और इस दोनों को मिलाएंगे तो 6। अब कोई 2 को मिला करके रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु तो आपको चाहिए, तो अब नहीं खींच सकते हैं। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 4 और 2 6, विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कहीं पे आप बिंदु ले लीजिए ना इस तरीके से, बोला क्या है कि संरेख नहीं होना चाहिए 3, ठीक है। चलिए कहीं पे भी हम ले लीजिए, चलिए यहाँ ले लिए। अब बोलिए एक तो यहाँ पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस दोनों का 5, इस दोनों का 6, तो इस प्रकार से कुल मिला के 6 रेखा खींचा जा सकता है। आगे बढ़िए, अगला क्या है, एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है, ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया। पुस्तक का दूसरा भाग पहले से 52 पृष्ठ कम। पूछा क्या क्वेश्चन, पुस्तक के दूसरे भाग में कितना पृष्ठ। देखिए दूसरे भाग में पूछा है ना कितना पृष्ठ, तो हम मान लेंगे कि दूसरा भाग में x, जो पूछेगा हमेशा उसको x मानिएगा। इससे फ़ायदा यह मिलेगा कि जो x का मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, फिर आगे उसमें प्लस माइनस करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हमेशा जो पूछे उसको कोशिश करिएगा x मानने का। अब यहाँ देखिए दोनों में तुलना किया है, बोला है दूसरे भाग में पहला के तुलना में 52 पृष्ठ कम, दूसरा में पहला से 52 पृष्ठ कम, इसका मतलब पहला में कितना हो जाएगा x + 52 पृष्ठ, तभी तो इससे 52 कम इसमें हो जाएगा। बोला क्या था कि दूसरा में पहला से 52 कम, इस बात को तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहला में दूसरा से 52 ज़्यादा। अगर हम आपसे कहें कि मेरे पास आपसे 10 रुपया कम, इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि आपके पास हमसे 10 रुपया ज़्यादा। तो यहाँ बोला क्या था, बोला था कि दूसरा भाग में पहला से 52 कम, तो दूसरा में पहला से 52 कम, इसका मतलब पहला में दूसरा से 52 ज़्यादा, तो पहला तो हम लोग मान चुके हैं x। अब कुल मिला के दोनों भाग मिला करके कितना पृष्ठ है 892, तो दोनों भाग को मिलाइए, पहला भाग में x + 52 पृष्ठ, दूसरा भाग में x पृष्ठ, जोड़ लेंगे दोनों को, दोनों भाग में कुल पृष्ठों की संख्या निकलेगा, जबकि यहाँ दे रखा है 892। देखिए यहाँ पे x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x का वैल्यू 52 इधर आके 892 में घटेगा 840 हो जाएगा, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में कितना हो जाएगा 420, तो x का वैल्यू 420 आया। x क्या माने थे, दूसरे भाग में कितना पृष्ठ, जो पूछा था उसी को x माने हैं, तो जो x का मान आ गया वही आंसर हो गया। पहला भाग में पूछ लिया होता, इसमें हम लोग 52 जोड़ लेते, वही हमारा आंसर हो जाता। चलिए तो ऑप्शन में देखिए दोनों दे रखा है, ध्यान से आंसर आप अपना निकालिएगा। अगला सवाल है, पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500, ठीक है, और इस वर्ष उसका वेतन है 38,640। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के वेतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि। देखिए तो कितना हुआ 38 है ना, और 34,500, बढ़ा कितना 4,140, 500 640 140 34,000 और 38,000, यानी 4,140 का वृद्धि हुआ है इसके वेतन में। रंजन के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो इतना का वृद्धि कितना पे हुआ है, तो पहले कितना था 3450। हमेशा जब भी परसेंटेज में वैल्यू निकालना होगा तो आप यह देखिएगा कि किसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में अब नया वेतन कितना परसेंट बढ़ा, तो इतना बढ़ा है, इससे प्रतिशत के लिए हम गुना करेंगे कितना से 100 से, बस आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, 5 9 45, 5 से काटेंगे यहाँ पे आपका 20 हो जाएगा। 3 से काटेंगे क्या होगा 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 से अगर इसको काटे
तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 तिया 9 और 3 अठे 24। 23 से अगर इसको हम काट ले तो 23 छके 138, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 23 छके 138, 34,500 नीचे होगा। देखिए 34,000 कितना होगा? 500 होगा। तो इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए 6 दूना कितना हो जाएगा? 12%। तो 12% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 34,500 होना चाहिए था ना, तो केवल एक जीरो लिए थे, तो 34,500 लीजिएगा तो पूरा जीरो से जीरो कैंसिल। यहाँ केवल आपका क्या बचेगा? एक जीरो से एक जीरो काटे तो इस एक जीरो से इस एक जीरो को काटेंगे, वहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, बोला 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी। 14 साल पहले एक पिता की आयु यानी कि फादर का जो एज है वो सन के एज का तिगुना। पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी। पुत्र का 1 तो पिता का 3। यह कब का है? 14 वर्ष 14 ईयर पूर्व का। ठीक है, यह कब का है सर? यह तो 14 वर्ष पूर्व का है। ऐसा ही तो बोला है क्वेश्चन में। आगे चलिए क्या है, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी। ऐसा कब हो रहा है? वर्तमान में। तो देखिए जब वर्तमान से आप जाइएगा ना, वर्तमान से 3 साल बाद तो 3 साल का अंतर आएगा, वर्तमान से 3 साल पहले तो 3 साल का अंतर आएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वर्तमान में 8 साल का है, 5 साल बाद वह कितने साल का हो जाएगा? 13 साल। तो वर्तमान से 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का? 13 और 13 माइनस 8, 5 का अंतर हो जाएगा। अभी कोई व्यक्ति 10 साल का है, 5 साल बाद 15 साल का हो जाएगा। तो वर्तमान से 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का? 15। 5 साल बाद बोलेगा तो 5 का अंतर। वर्तमान से जितना साल बाद या जितना साल पहले बोलेगा आयु में उतना का ही अंतर होगा। मान लीजिए कि अभी कोई व्यक्ति 40 साल का है, 10 साल पहले कितने साल का रहा होगा? 30 साल का। तो देखिए 10 साल पहले वाला आयु में, अभी की आयु में और 10 साल पहले की आयु में अंतर आपको 10 साल का दिख जाएगा। यहाँ पे चलिए, पहला काम तो हमारा यह होता है कि इसके अंतर से इसमें गुना और इसके अंतर से इसमें गुना। तो 3 और 1 में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है, तो इसमें हम गुना कर लेंगे 2 से। और 2 और 1 में 1 का अंतर है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से गुना करिएगा तो मान बदलेगा ही नहीं। रिपीट करें, समझिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, किसी भी व्यक्ति की, किसी 2 व्यक्ति के 2 अलग अलग समय के आयु का अनुपात दे रखा हो, उस केस में क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका है कि ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में भाग, और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से गुना, और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना। तो 2 और 1 में 1 का अंतर 1 से गुना करिएगा, सेम रह जाएगा। 3 और 1 में 2 का अंतर 2 से इसमें गुना करिएगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। तो यह हो गया 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब जो कट गया वो वैल्यू नहीं है। वर्तमान आयु कितना? 4 पिता का, और पुत्र का कितना? 2 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं। यह जो आयु है ना 14 साल पहले का है, और यह आयु कब का है? वर्तमान का। तो वर्तमान आयु और 14 साल पहले की आयु में कितना का अंतर आया है? अनुपात 1 का। देखिए 3 से 4 हो गया, 1 की कमी आया। पुत्र का भी देख लीजिए कितना का कमी आया? पुत्र की आयु में भी अनुपात 1 का कमी आया, जबकि वास्तव में कमी कितने साल का होना चाहिए? 14 वर्ष का। 14 साल पहले का आयु है तो 14 का कमी होना चाहिए। यहाँ देखिए अनुपात में कमी कितना का? पिता 3 वर्ष का था, 4 वर्ष, सॉरी अभी 3 वर्ष, वर्तमान में 4 वर्ष का है, यानी अभी 4 वर्ष का है, 14 साल पहले 3 साल का था। तो अनुपात में कितना का कमी आ गया? अनुपात 1 का, जबकि रियल में 14 वर्ष का हो जाएगा। अनुपात 1 का मान 14 हो गया। बोला पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग। देखिए यहाँ से निकल जाएगा ना वर्तमान आयु का योग, 4:2 कितना? अनुपात 6 हो जाएगा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग। और अनुपात 1 का वैल्यू 14 के बराबर, तो 6 का वैल्यू 6 गुने 14, 14 छके कितना? 84 वर्ष पिता और पुत्र का आयु। आप चाहे तो अलग अलग निकाल सकते थे। अनुपात 1 का मान 14, तो 14 चौके 56। अनुपात 1 का मान 14, तो 14 दूना 28। फिर दोनों के आयु को जोड़ सकते थे। इस अनुपात से जो आयु निकलेगा वह 14 साल पहले का निकलेगा, पिता का भी और पुत्र का भी। आगे देखिए, बोला है साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाता है। 2 साल में कितना था सर? 2 साल में यह था 1250, ठीक है, 2 साल में 1250 था। और 5 साल में कितना हो गया? 5 साल में यह हो जाता है आपका 2000। 2 साल में 1250 और 5 साल में हो जाता है कितना? 2000। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 5 साल में हो गया आपका 2000 और 2 साल में यह राशि हो जाता है 1250। इसका मतलब है कि मूलधन और ब्याज मिला करके 2 साल में 1250,
और मूलधन और ब्याज मिलाकर के 5 साल में 2000। तो इसमें मूलधन के साथ साथ 2 साल का ब्याज और इसमें मूलधन के साथ साथ 5 साल का ब्याज। अच्छा, जो भी वृद्धि हुआ होगा वह तो ब्याज में ही हुआ होगा। तो 1250 से 2000 हो गया, इसका मतलब कितना का वृद्धि हुआ? 750 का वृद्धि हुआ। इसका मतलब 750 रुपया ब्याज हो जाएगा। कितने साल में हुआ है? 2 साल में इतना था, 5 साल में इतना हो गया, यानी 3 साल में। तो 750 रुपया ब्याज है 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना? 3 से भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 250 रुपया। यह 1 साल का आपका ब्याज निकल गया। ठीक है। अब क्वेश्चन में कभी कभी मूलधन भी पूछ देता है, तो आइए मूलधन निकालते हैं। पहले मूलधन को हम लोग पीछे दर्शाते हैं। मूलधन इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से जिससे आपकी मर्जी है निकाल लीजिए। अगर यहाँ से निकालिएगा तो इसमें से 5 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा, और अगर इसमें से निकालिएगा तो इसमें से जो है 2 साल का ब्याज माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं। 1250 रुपया कितने साल में हो जाता है? 2 साल में। तो 1 साल का ब्याज 200, 1 साल का ब्याज 250, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना यानी कि 500 रुपया। तो इसमें से 2 साल का ब्याज माइनस कर लेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। मूलधन कितना हो गया? 750 रुपया। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इसमें से 5 साल का ब्याज माइनस कर लीजिए। अब मूलधन 750 निकल गया। हमें क्या बताना है? रेट। रेट कैसे निकालेंगे समझिएगा। रेट निकालने का तरीका, 1 साल का ब्याज कितना है? 250 रुपया। 1 साल का जो ब्याज है इसी को प्रतिशत में बदल दीजिए, यही आपका रेट होगा। रेट दरअसल 1 साल का प्रतिशत ब्याज होता है। अब कैसे प्रतिशत में बदलेंगे? तो प्रतिशत में बदलने के लिए ना आपको भाग करना होता है इसमें मूलधन के 1% से। किससे? मूलधन के 1% से। तो 750 का 1% हो जाएगा 7.5। 1% का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। जैसे हम आपसे कहे कि 8 का 1% यानी 8 गुने 1/100, तो 1/100 यानी कि 1% निकालने के लिए 100 से भाग करना होता है। तो 750 में 100 से भाग करिएगा। 750 में देखिए जब 100 से आप भाग करिएगा तो 0 से 0 कैंसिल, 75 में 10 से भाग करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो करना क्या होता है कि रेट जब भी निकालना होगा, ठीक है, तो हम 1 साल के ब्याज को परसेंटेज में बदलेंगे। परसेंटेज में बदलने का तरीका क्या होता है कि रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग कर लीजिए। पॉइंट हटाइए, ऊपर में 0 हो जाएगा। अगर 25 से काटिएगा, 25 या 75 हो जाएगा। 25 से काटिएगा, 25 से कम 25, 00 100 हो जाएगा। 100/3 आया। 100/3 करने का मतलब 33.33%। यही आपका क्या होगा? यही आपका रेट हो जाएगा। ठीक है, 33.33%। सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक सा यह कॉन्सेप्ट है। आगे चलिए क्या है इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है। पिछले सेट में भी ऐसा क्वेश्चन मिला था। 3 4 1 3 5 2 7 8 प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। जितना भी विषम अंक इसमें आपको दिख रहा है ना उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। कंडीशन देखिए यही डाला है कि विषम अंक में 2 जोड़ दीजिएगा। और क्या बोला है? और सम अंक में से 1 घटा लीजिएगा, और जो भी सम अंक आपको दिखे उसमें से 1 घटा लीजिएगा। यही तो क्वेश्चन का कंडीशन है। विषम में 2 जोड़ दीजिएगा और सम में से 1 घटा लीजिएगा। बोला है तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंकों का योग क्या होगा? बाएं से तीसरा, देखिए तो बाएं से तीसरा नंबर क्या है? 1। बाएं से तीसरा नंबर 1 है, और दाएं से तीसरा नंबर क्या है? दाएं से तीसरा नंबर 2 है। हमें 2 ही नंबर तो चाहिए, 1 नंबर चाहिए बाएं से तीसरा, दूसरा दाएं से तीसरा। तो बाएं से तीसरा नंबर 1 और दाएं से तीसरा नंबर, इस तरफ से तीसरा नंबर 2, इस दोनों का योग बताना है। लेकिन विषम अंक में 2 जोड़ना है, तो यह विषम है, इसमें 2 जोड़ लीजिए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। और यह सम अंक है, सम अंक में से 1 घटा लीजिए, तो 2 में से 1 घटाइएगा, 1 हो जाएगा। और अब इसका योग निकाल लीजिए, 3 और 1 कितना? 3 और 1 4 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हर अंक में आपको इस तरीके से 2 जोड़ना और 1 घटाने की जरूरत नहीं है। जिन 2 नंबर का ऑपरेशन आपको करना है केवल उन्हीं 2 नंबर को आप यूज करिए। तो बाएं से तीसरा उठा लीजिए और दाएं से दूसरा, दाएं से तीसरा। बाएं से तीसरा विषम है तो जो भी विषम है उसमें 2 जोड़ देना है। 1 था तो 2 जोड़ दिए। दाएं से जो तीसरा था वह सम अंक है, सम अंक में से 1 घटाना है। 2 था तो 1 ले लिए। अब बोला है कि इसका योग क्या होगा? 3 और 1 4 होगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते थे, प्रत्येक में 2 जोड़ना है विषम अंक में, तो 3 2 5, सब में से घटाना है तो 3, फिर 2 जोड़ेंगे, यह कितना हो जाता? 3। तो देखिए तीसरा अंक यहाँ से भी तो 3 ही होता। तो दोनों सेम ही प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, इस ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है PQRST नामक 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसी। ठीक है, यहाँ देखिए इस डाटा को यहाँ लिख भी दिया है। देखिए P कितना बेचा है? 128। Q कितना बेचा है? 165। यह जो ग्राफ है कहाँ तक गया है? 128 तक। तो यहाँ से आपको परेशानी हो सकती थी, इसलिए डाटा नीचे लिख दिया 128। Q का ग्राफ कहाँ तक गया है?
165 तक। बोला क्या है क्वेश्चन में, सभी 5 सेल पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसी क्यू के द्वारा बेचा गया पॉलिसी का कितना प्रतिशत। क्यू कितना बेचा है सर, क्यू बेचा है 165 पॉलिसी। क्यू के पॉलिसी का जो संख्या है कुल बीमा जो बेचा गया है सभी सेल्स पर्सन के द्वारा उसका कितना प्रतिशत, तो 165 पॉलिसी बेचा है, कुल कितना में सबको जोड़ लीजिए, यानी 128 165 सबको जोड़िए, तो जोड़िए 8 5 13 6 19 1 20, 20 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 के लिए 0 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 3 13, 1 14, 14 और 2 16, 16 के लिए लिखेंगे 6 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 1 5 और 1 6, यानी कुल सेल जो हुआ है वह कितना का हुआ है 666 का। क्यू का सेल कितना है 165 का, कितना प्रतिशत गुना कर लीजिए 100 से, सोल्व करिए आंसर आ जाएगा। 0 से तो पहले 0 काट लीजिए। इसके अलावा 6 5 11 और 1 12, अगर इसमें इसको अगर आप काटते हैं 3 से तो कितना हो जाएगा 3 5 15 और 3 5 15 55 हो जाएगा, और 3 से अगर इसको काटते हैं तो 3 दूना 6 3 दूना 6 हो जाएगा। यह वैल्यू आपका 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 5 55, और 2 से काटिएगा कितना हो जाएगा 2 5 10, तो 5 25%, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25%, यानी विकल्प ए। करना क्या था, हमें यह बताना था कि क्यू के द्वारा जो बेचा गया बीमा है वह कुल बेचे गए बीमा का कितना प्रतिशत, तो क्यू का बीमा ऊपर रहेगा, बाकी सभी के बीमा का संख्या नीचे रहेगा, प्रतिशत में निकालना है, तो आंसर क्या होगा जब हम गुना करेंगे 100 से, तो ठीक है। चलिए, तो यह था आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में जो अगला सेट है उसके साथ। तो लगातार बने रहिएगा मैथ्स वाटिका के साथ। थैंक यू, जय हिंद।